गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्यखंड चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। ठीक है ना? तो आप लोग को अभी हिंदी में हम लोग गद्यखंड देख चुके थे। गद्यखंड में बातचीत हो चुका था ना? उसके बाद तो नहीं हुआ था, केवल अच्छा उसने कहा था, ये भी हो चुका था। ठीक है ना? तो आज आए हैं हम लोग काव्यखंड लेकर। काव्यखंड का चैप्टर 1 जो है वो कर्ण का है। ठीक है ना? कुछ लाइन है जो आपके समक्ष रख रहा हूं कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। माने आंसू ना होती तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी ना होती। तो ये तो बात सत्य है। ठीक है ना? कि यदि आंसू नहीं रहता तो आंखें इतनी खूबसूरत होती कैसे? ठीक है ना? तो खुशी कम तो लगा रहता है। ठीक है ना? और दुनिया में सब कुछ मिल जाता है इसी तरह चाहने से, तो किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहती। आपको मान लीजिए कि यदि चाहते मोटरसाइकिल मिल जाता, थार मिल जाता, AK-47 मिल जाता, ठीक है ना, तब आपके पास कमी क्या रहती? कमी रहती नहीं रहती। ठीक है ना? आप चाहते और 450 पार नंबर ला देते, चाहने से हो जाता, तब तो सब चीज आसान हो जाता। ठीक है ना? तो आएंगे हम लोग अपने चैप्टर पर। ठीक है ना? ये चैप्टर का नाम क्या है? कर्ण। ठीक है ना? यह जो कविता है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? ये हम लोग का चैप्टर जो है कर्ण, यह किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और इनके काव्य की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? अवधी है। काव्य की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? अवधी। और इन मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब होता है? 1492। यह 1492 संभावित होता है, संभावना होती है कि इनका जन्म जो है 1492 में हुआ था। ठीक है ना? और इनका निधन कब होता है? 1548। निधन कब होता है? 1548। ठीक है ना? तो इस क्लास 12 के चैप्टर 1 कर्ण के रचयिता, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कर्ण पाठ के लेखक, पाठ के लेखक के नाम क्या है? तो आप क्या बताइएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद का जो काव्य की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? अवधी। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब होता है? 1492। कब होता है? 1492। और मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब होता है? 1548। 1548। और इनका निवास स्थान बताइएगा? जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? जायस, कब्र अमेठी भी दिया है। ठीक है ना? जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? ये इनका क्या था? निवास स्थान। तो आपको कंप्लीट हो रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? बालक 1492। कब हुआ? 1492 में हुआ। और इनका निधन कब हुआ? 1548। कब हुआ निधन? 1548 में हुआ। और ये कहां के रहने वाले थे? जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और इनके पिता का नाम बताइएगा? मलिक शेख ममरे। मलिक शेख ममरे। ठीक है ना? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या रहा? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। ठीक है ना? कंप्लीट हो रहा है, याद हो रहा है
तो बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ? पिताजी का नाम मलिक शेख मंगरेज, मलिक शेख। निवास स्थान बताइए, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। इनका व्यक्तित्व जो था, तो ध्यान दीजिएगा, तो चेचक के कारण ये रूपहीन थे। चेचक जानते हो ना, जैसे कि हम लोग को भोजपुरिया में या अपने ग्रामीण मतलब की समाज में ये कहता है कि माता दाई आ गई, ठीक है ना, वो जो क्या कहता है कि चेचक का दाना हो जाता है ना, फुंसी टाइप का वो, ठीक है ना, तो उस प्रकार से शायद होता है, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। तो चेचक के कारण वो क्या थे, रूपहीन थे, और बाई आंख और कर्ण से क्या थे, वंचित थे। आंख और कर्ण से क्या थे, वंचित थे। ये हमारे कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। ये अपने आप को चांद से तुलना करते हैं, चांद से तुलना करते हैं कि चांद में तो दाग है, ठीक है ना। तो आज से कोई नहीं कहेगी या कोई नहीं कहेगा कि चांद निहन लागेलू, ठीक है ना, तो चांद निहन ना लागेलू, चांद में तो दाग बा, तो दगिया लगती है, कोई दगिया लगती है, तुम लोग दगिया लगेगा, बात ऐसा थोड़ी बात है, ठीक है ना। नहीं कहता है जी, आज का गाना उन्होंने नहीं सुना है कि चांद निहन रूपवा तोहार और सूरज लखा गोर, ठीक है ना, पूछो ना, ठीक है ना। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है, चेचक के कारण क्या थे, रूपहीन थे, ठीक है ना। चेचक के कारण क्या थे, रूपहीन थे, तथा बाई आंख और कान से क्या थे, वंचित थे। और वृत्ति इनका देखिएगा तो आरंभ में जायस में रहते हुए क्या थे, किसानी, और बाद में शेष जीवन जो थे वो फकीरी में बीता। प्रारंभ में क्या, किसानी किए, और उसके बाद जो है शेष जीवन किसमें बीता, फकीरी में बीता। घूमते रहते थे, इधर से उधर, इधर से उधर क्या होते थे, घूमते रहते थे। और बचपन में ही क्या हो गए थे, अनाथ, अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो। तो बचपन में ही क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे, और साधुओं फकीरों के साथ क्या हुए थे, भटकते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है ना, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तो भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनके काव्य खंड को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अपनी तुलना किससे करते हैं, चांद से करते हैं। कहते हैं कि भले ही हमने जैसे दाग है, उसी प्रकार चांद में भी क्या है, दाग है। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत है, बोलिए। कौड़पक्का के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद, पिताजी का नाम मलिक शेख, मलिक शेख। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1400। निधन कब हुआ, 1500। इनको कौन सा बीमारी था, चेचक के कारण वो क्या थे, रूपहीन थे। चेचक के कारण वो क्या थे, रूपहीन थे, तथा बाई आंख और कान से भी क्या थे, वंचित थे। और देखो प्रारंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, और उसके बाद शेष जीवन फकीरी में बीता। साधु संत लोग के साथ रहते थे, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान अर्पण करते थे, ठीक है ना, और उन्हीं लोगों के साथ क्या करते थे, भटकते रहते थे, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, इनकी जो कृतियां थी कौन कौन थी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कराहनामा, कहरानामा, मसलानामा, तथा इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां जो है उल्लेखनीय है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो बालक, किस प्रकार से एग्जाम में पूछता है, पूछ देगा कि पद्मावत किनकी रचना है, तो क्या बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, तथा इसके अतिरिक्त कौन है, चंपावत,
होली नामा, इकरार इत्यादि जो कृतियां है इनका है। और यह जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो कैसे कवि थे? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, ठीक है ना। कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी शाखा के। किस भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के कवि थे। किस भक्ति के थे? और जायसी का काव्य कहां से लिया गया है? जायसी ग्रंथावली से लिया गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम पीर के कवि है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस प्रकार के कवि है? तो प्रेम की पीर के कवि है। किस प्रकार के कवि है? प्रेम की पीर के कवि है। और करबक कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पद्मावत से करबक लिया गया है, ठीक है ना। और इस पाठ में कुल कितने पद है? 2 पद है, ठीक है ना। इस पाठ में कुल कितने पद है? 2 पद है, ठीक है ना। और पहला पद क्या है? पद्मावत के आरंभ से, और दूसरा पद जो है पद्मावत के अंत से लिया गया है, ठीक है ना। इस पाठ में कुल कितने पद है? 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। और पहला पद जो है पद्मावत के आरंभ से लिया गया है, और दूसरा पद जो है पद्मावत के अंत से लिया गया है। यहां तक में किसी को कोई समस्या है? ठीक है ना। करबक कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का जो कविता है करबक, ठीक है ना, उस पे चलते हैं हम लोग। तो उसका पहला लाइन, पहला जो पैराग्राफ है उसमें कह रहा है कि एक नैन कवि, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, ठीक है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी। यानी नैन का मतलब क्या होता है? आंख। नैन मतलब गुनी, मतलब बुरी या समझदार। विमोहा मतलब मोहित हुआ। विमोहा मतलब क्या होता है? जेई मने जैसा, सुनी, सुनी मैंने सुनी मतलब सुना हुआ, ठीक है ना। यानी देखो पहला लाइन में आपके कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी क्या है? गुणवान है। एक वो अखिया के होते हुए भी जायसी क्या है? गुणवान है। जो भी उनका काव्य सुनता है मोहित हो जाता है, ठीक है ना। इतने अच्छे ढंग से लिखते हैं, ठीक है ना। इतने उसमें रस भरा रहता है कि जो भी इनके काव्य को सुनता है मोहित हो जाता है। क्या होता है? मोहित हो जाता है, ठीक है ना। कि कभी कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी क्या है? गुणवान है। क्या है? गुणवान है। और जो भी उनका काव्य सुनता है वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। क्या होता है? मोहित हो जाता है। आगे जो है लाइन इस पाठ का कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक की न उजियारा, दीन कलंक की न उजियारा, जग सुझाए कई नैनाहा, हुआ सुख अस नखतन माहा, ठीक है ना। कभी कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक की न उजियारा, जग सुझाए कई नैनाहा, हुआ सुख अस नखतन माहा। यानी चांद यानी क्या होता है? जैस मतलब जग मने, विधि मने, अवतारा, दीन मतलब कलंक मने, कलंक लाग गई यानी दाग लाग गई, ठीक है ना। तीन मतलब उजियारा, मतलब जग, मतलब सुझा, मतलब एक ही, मतलब नैनाहा, हुआ सुख नखतन महा आकाश, ठीक है ना।
इस लाइन में समझने का प्रयास कीजिएगा कि कवि क्या कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलक की न उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस नखतन महा। यानी कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के तरह इस धरती पर उतारा है, ठीक है ना। कवि कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने धरती पर चंद्रमा की तरह क्या किए हैं, उतारे हैं। जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी, ठीक है ना। जिस प्रकार चंद्रमा में कमी रह गया है उस प्रकार कवि में भी, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकार पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अपने काव्य की जो प्रकाश है कवि पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित होता है उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से ही इस दुनिया को भली भांति क्या कर लिया है, समझ लिया है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर क्या किए हैं, उतारा है। जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी है, ठीक है ना। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य को, पूरे काव्य का जो प्रकाश है पूरे संसार में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और जिस प्रकार अकेला शुक्र जो है नक्षत्रों के बीच उदित है उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति क्या कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है। आगे लाइन है, आगे कवि का लाइन जो है कह रहे हैं कि जो नहीं अम्बही दाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, ठीक है ना। जो लही अम्बही दाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कवि कहते हैं कि जब तक आग में नुकीली दाभ, ठीक है ना, जो नुकीली दाभ होती है यानी वो मजरी होती है, ठीक है ना, जब तक आग में मजरी नहीं होती तब तक उसमें क्या होता है, सुगंध नहीं आता है। मोजर जब कहा जला, ठीक है ना, मोजर खैले रहे ना तो उसके रास्ते से जाइए तो बड़ा सुगंध आता है, ठीक है ना। आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो वही कवि कह रहे हैं कि जब तक आम में मजरी नहीं होती तब तक उसमें क्या होता है, सुगंध नहीं आती। की न समुद्र पानी जो खारा, की न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भया हुआ सूझया तारा। यानी समुद्र का पानी क्या है, खारा है। समुद्र का पानी क्या है, खारा है, इसलिए वह क्या है, असूझ और अपार है। समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह क्या है, असूझ और अपार है, ठीक है ना। जो नहीं घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया जो होता है सोना को गलाने वाला पात्र, ठीक है ना, तो जब तक घेरिया में सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। ये कौन कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, कि जो नहीं घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया में सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती, कच्ची धातु सोना नहीं होती। उसके बाद कवि कह रहे हैं, ये छूट गया करना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, ठीक है ना। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख ज्यों कई चाऊ, ठीक है ना। कवि क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ समझिएगा आप लोग भली भांति अच्छे ढंग से समझिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो 100% क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक नैन जस दर्पण,
एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गई मुख जो वही कही चाऊ। यानी कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण के तरह क्या है, निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण के तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान सुंदर, ठीक है ना, बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए हुए उनके मुख के तरफ क्या करते रहते हैं, ताके करते रहे, ठीक है ना। एक से एक रूपवान लोग, यदि आप शिक्षित रहिएगा, अच्छे संस्कारी रहिएगा, ठीक है ना, ज्ञानी रहिएगा, तो एक से एक बड़े लोग भी आपको क्या करेंगे, ताकते रहेंगे, ठीक है ना। आप कितने भी सुंदर है, ठीक है ना, आप में कुछ गुण है ही नहीं, आपका वैल्यू 0 है, ठीक है ना। खासा दबंगई गाना लगैला से ना होला, ठीक है ना, कि बाबू फाटल गंजी पहनस अब बेटा दबंगई करे, ठीक है ना, ये गलती बात होता है, ठीक है ना। तो क्या आप कहे कभी, तो एक नैन के होते हुए भी दर्पण के तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उसकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए हुए उनके मुख के तरफ क्या करते रहते हैं, ताका करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पैराग्राफ जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दूसरा पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, ठीक है ना। कवि क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि कहते हैं कि उन्होंने यह काव्य उसी उद्देश्य से सुनाया है जो प्रेम और पीड़ा का अनुभव कर चुका है। कवि क्या कह रहे हैं, बात को समझिए, अंदर से गहराई से समझने का प्रयास कीजिए कि कवि कहते हैं कि उन्होंने यह काव्य उसी उद्देश्य से सुनाया है जो प्रेम और पीड़ा का अनुभव कर चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा पीड़ा ना कि साँझ होते मोबाइल लेके बुझाता कि मर गई है कोई, सैड सॉन्ग लगा के मरवाई मोह लखा कोई है, ठीक है ना। तो ऐसा माहौल लखा मोह नहीं करेंगे, ठीक बना। तो बात को समझिए कि जो प्रेम और पीड़ा का अनुभव कर चुका है वही इसे सही से क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो लड़का लोग जवाब देता है, जानते हैं, तू प्यार नहीं खानो, पहले प्यार करबो ना तो जान जेबो, ठीक बा, बुझा जाई, ठीक बा। तो उन सब कोई फालतू चीज है ना जी, यह अधूरा है, इश्क मोहब्बत प्यार, ठीक है ना, अधूरा है। जब राधा कृष्ण का नहीं हुई, ठीक है ना, तो तू कौन खेत का मूली है, ठीक है ना। चलो, जोर लाई रकत कैले गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, ठीक है ना। जोर लाई रकत कैले गाड़ी प्रीति नैन जल भेई। कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त के लेई सुनने वालों आए, तो खुनवा के लेई लगा कर क्या किए हैं, जोड़ा है कौना के, इस काव्य को, ठीक है ना। कवि कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा आंसुओं के जल में क्या किया है, भिगोया है। कवि देखो क्या कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य को, जो इस काव्य को लिखे हैं, इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर क्या किए हैं, जोड़े हैं तथा आंसुओं के जल में इसको क्या किए हैं, भिगोया है, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं, अगला लाइन कह रहा है कि ओ मन जानी कविता असकीन्हा, ओ मन जानी कविता जस असकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहां सो रतन सेनी यस राजा, कहां सो रतन सेनी यस राजा, कहां सुआ असी बुद्धि ऊपर राजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानो। कवि कह रहे हैं कि कहां अलाउद्दीन सुल्तानो, कहरा भौजे कीन बखानो।
का स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। ठीक है ना, कोई नहीं रहा, ठीक है ना, बस उसकी क्या जग रही है, कहानी जग रही। देखिए इस लाइन में कवि क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा एकदम गौर से। कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। ठीक है ना, कवि कह रहे हैं कि हमारा ना रहने के बाद संसार में इहे वो हमार का रहे, निशानी रहे। वह राजा रतन सेन अब कहाँ है, वह अब राजा रतन सेन कहाँ है, कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, और कहाँ है वह सुल्तान अलाउद्दीन, और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का क्या किया है, वर्णन किया है। कहाँ है वह रानी पद्मावती, कोई भी इस संसार में नहीं रह सका, केवल उनकी कहानी बची है। कोई भी इस संसार में नहीं बचा, बस उसकी क्या बची है, तो कहानी बची है। आज इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। ठीक है ना, आज इन सब में कोई नहीं है, बस बची है तो क्या, उनकी कहानियां रह गई है। ठीक है ना, यहां तक आपकी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? आगे लाइन है, धनी से पुरुष जस कीरति जासु। ठीक है ना, धनी से पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। ठीक है ना, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु, मतलब कि फूल टूट जाता है तब पर भी क्या करता है, उसको सुगंध देता है कि नहीं देता है। के न जागत जस बेचा, के न लीन जस मोर, जो या पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कभी कहते हैं ये आखिरी लाइन में कि कभी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष धन्य है जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में है, जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी प्रकार रह जाती है, उसी प्रकार क्या होती है, रह जाती है। जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध क्या होता है, रह जाता है। जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर उसका सुगंध रह जाता है, इस संसार में यश न हो तो किसी ने, यश न हो तो किसी ने बेचा है। ठीक है ना, कोई भी इस संसार में यश को नहीं बेचा है, और ना ही किसी ने क्या किया है, यश को खरीदा है। यश को क्या किया जाता है, कमाया जाता है। ठीक है ना, यश को कमाया जाता है। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। ये मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही सुंदर काव्य है, जो कि आप लोगों को कैसा लगा, अभी अच्छा लगा, कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है